टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर के जो है असर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को जो है करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। आप सब कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट कैसे मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, कितनी हज़ार बारी बता दिया मैंने आपको। मैंने आपके लिए मिड टर्म के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का वन शॉट में पूरी के पूरा सिलेबस कवर है। वन शॉट में आपका समष्टि अर्थशास्त्र का कवर है। सैंपल पेपर बना दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप देखिए सबसे पहली प्लेलिस्ट ही आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी मिड टर्म की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए जो है मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर के जो है 20 खतरनाक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक भी कथन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कथन वाले क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग के ऊपर हैं, 20 के 20, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए अब इसमें 20 के 20 असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको भी जो है जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा, आप जवाब नहीं देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था, अब यहाँ पे सबके क्वेश्चन नंबर डले हुए हैं, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन नंबर कि भाई पहले का ये है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा आपको जवाब देना है। कमेंट करिए, गलत करिए यार, कुछ तो करिए, मैं हाथ होने जाऊँगा आपको गलत बोलेंगे तो। अगर आप आपको जवाब देना ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई सही है या नहीं है, ठीक है। पहला जो है, पहले क्वेश्चन में कहता है असर्शन के अंदर मुद्रा लेखे की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो पहले तो आपको मुद्रा के कार्य पता होने चाहिए। तो अगर आपको मुद्रा के कार्य पता होंगे तो भाई आपको पता होगा मुद्रा को लेखे की इकाई भी कहते हैं। तो अभी कथन जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कारण। कारण में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो लाइन लिखी हुई है आपको ये बताना है कि भाई क्या ये लाइन ठीक लिखी हुई है या ये लाइन गलत लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद असर्शन तो ठीक लिखी हुई है, रीजन आपको देखना है कि रीजन ठीक है या गलत है। और उसके बाद अगर ठीक है तो रीजन का कंपैरिजन करते हैं असर्शन के साथ कि उसका लिंक कुछ है कि आखिर मुद्रा को लेखे की इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है। और फिर वो कंपेयर करते हैं। तो भाई मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 10 तक गिनता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तभी आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, ठीक है। कि भाई पहले का आंसर ये है, गलत बताओ सही बताओ जैसे भी बताओ, बताइए इसका आंसर क्या है। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, कमेंट कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जो है ज़रूर बताया होगा कि भाई इसका आंसर जो है वो ये है। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, ये बात ठीक है, ठीक है। और मुद्रा लेखे की इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हर चीज मनी की टर्म में काउंट होती है, तभी तो मुद्रा को लेखे की इकाई कहते हैं। भाई लेखे की इकाई का मतलब क्या? अकाउंटेंसी जो कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट है वो कैसे पॉसिबल हो पाया है? मुद्रा की वजह से ही तो पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि मुद्रा केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड करता है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तभी तो मुद्रा को लेखे की इकाई कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, कि भाई दोनों असर्शन और रीजन जो है दोनों ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से इसके जो है क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन के अंदर कहता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगले क्वेश्चन के अंदर कहता है, एक मिनट रुकिए जरा, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहता है मुद्रा खराब नहीं होती। असर्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है मुद्रा खराब नहीं होती और इसकी भंडारण लागत भी काफी कम होती है। तो पहले आपको ये देखना है असर्शन के अंदर जो बात लिखी गई है वो बात ठीक है या वो बात गलत है। तो भाई मुद्रा खराब नहीं होती मतलब कि मुद्रा को जितने भी सालों तक जैसे मर्जी रख लो वो खराब नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी, ये बात ठीक है, हाँ। और इसकी भंडारण की लागत भी काफी कम आती है, मतलब मुद्रा को हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं तो इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, ये भी बात ठीक लिखी हुई है। असर्शन में जो लाइन लिखी गई है वो बिल्कुल ठीक लिखी गई है। और कारण के अंदर ये लिखा गया है बढ़ते मूल्य स्तर से मुद्रा की क्रय शक्ति समाप्त हो सकती है।
बढ़ते मूल्य स्तर से मुद्रा की क्रय शक्ति समाप्त हो सकती है। तो पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। रीजन में जो बात की गई है वो बात ठीक है या नहीं। बढ़ते मूल्य स्तर का मतलब होता है जब महंगाई होती है, कीमतें जब बढ़ती हैं, तो उससे मुद्रा की क्रय शक्ति समाप्त हो सकती है। मतलब आप ये कह लीजिए कि जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए का नोट है, जो चीज मैं पहले 100 रुपए में खरीद सकता था, जो चीज पहले 100 रुपए में आती थी, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से वो चीज मान लो धीरे धीरे 500 रुपए की हो गई, तो अब मैं उस चीज को 100 रुपए में नहीं खरीद सकता ना। पहले मैं उस चीज को 100 रुपए में खरीद रहा था जब वो 100 रुपए की थी, लेकिन जैसे जैसे उसके चीज के प्राइस बढ़ते गए, अब वो 500 रुपए की हो गई, तो मैं अब उसको 100 रुपए में नहीं खरीद सकता। तो भाई रीजन भी ठीक लिखा हुआ है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो है दोनों ठीक है, अब रीजन का कंपैरिजन करते हैं असर्शन के साथ कि रीजन में जो बात की गई है वो उसका असर्शन से कोई लेना देना है। तो आप देखिए असर्शन में बात की गई थी मुद्रा का भंडारण की, उसको संचय की बात की गई थी, नीचे कुछ और ही बात की गई है, बात जमी नहीं। नीचे जो है बात की गई है क्रय शक्ति वगैरह की, प्राइस मुद्रास्फीति वगैरह की, ऊपर बात की गई है उसके भंडारण की। स्टेटमेंट दोनों ठीक लिखी गई हैं, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है, कोई रिश्ता ही नहीं है उसके साथ, क्या कोई मैच ही नहीं खा रहे, दोनों बातें अलग अलग है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात तो ठीक है, बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो भाई लोग भी ज्यादा होंगे, और लोग ज्यादा होंगे तो वस्तु को, एक बंदे को देखने में, ऐसे बंदे को देखने में कि जो तुझे चाहिए वो मेरे पास हो और जो मुझे चाहिए वो तेरे पास हो, ऐसे बंदे को देखने में और दिक्कत भी आएगी। छोटी अर्थव्यवस्था होती, कम लोग होते तो बंदा भी आसानी से मिल जाता। असर्शन तो ठीक लिखी हुई है। कारण में क्या लिखा हुआ है, लोगों को अपने अधिशेष का आदान प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश में उच्च लागत का खर्च उठाना पड़ता है। अब भाई जब ज़्यादा व्यक्ति होंगे, लोगों, एक बंदे को, ऐसे व्यक्ति को देखना है कि जो मुझे चाहिए वो उसके पास और जो उसे चाहिए वो मेरे पास हो, इस सबको ढूंढने में भाई खर्चा वगैरह आएगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना देखने में। रीज़न भी ठीक लिखा हुआ है। अब मुझे ये देखना है, दोनों मेरे को पता चल गया दोनों ठीक लिखे हुए हैं। अब मुझे ये देखना है कि जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब एक बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय कठिन क्यों है? अबे क्योंकि लोगों को, ऐसे व्यक्ति को देखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, उच्च लागत उठानी पड़ेगी, इस वजह से तो कठिन है। और क्यों कठिन है? तो दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है धन की मध्यस्थता के बिना आर्थिक आदान प्रदान को वस्तु विनिमय कहा जाता है। धन की मध्यस्थता के बिना आर्थिक आदान प्रदान को वस्तु विनिमय कहा जाता है। मतलब पैसे के बिना जो लेन देन होते हैं वो वस्तु विनिमय होता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मुद्रा के बिना जो लेन देन होते हैं वो वस्तु विनिमय कहलाता है। और रीजन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मांग जमा मुद्रा का हिस्सा, मांग जमा मुद्रा का हिस्सा नहीं है। रीजन में ये लिखा हुआ है। देखिए ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर दोनों ठीक हो जाते हैं तो ठीक है। अगर असर्शन और रीजन में से एक भी गलत हो गया, आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ जो रीजन लिखा गया है, रीजन जो है गलत लिखा हुआ है, तो चौथे का आंसर जो है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रीजन गलत है, सीधा आपको पता चल जाएगा ये ले, क्योंकि सब उसमें रीजन सही लिखा हुआ है। देखो रीजन सत्य है, रीजन सत्य है, रीजन सत्य है, एक ही होता है जिसमें रीजन गलत है, आपका काम आसान हो जाएगा। असर्शन या रीजन में से, दोनों में से अगर कोई भी गलत मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और देखिए ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है मुद्रास्फीति 10% तक बढ़ने पे बचत करें। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। कह रहा है अगर महंगाई 10% से बढ़ जाती है तो सेविंग करनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई महंगाई जब होती है तो भाई सेविंग तो करनी चाहिए। और भी लिखा हुआ है मुद्रा के मूल्य का संचय कार्य कथन 1 में सबसे अधिक शामिल है। मतलब यहाँ पे मूल्य का संचय का मतलब पैसे को सेव करना, भंडारण करना। कह रहा है जब महंगाई होती है तो लोग सबसे ज्यादा बचत करते हैं। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि लोग तो पैसे को सेव तभी करते हैं ना जब महंगाई होती है। असर्शन भी ठीक लिखी हुई है, रीजन भी ठीक लिखा हुआ है।
और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि महंगाई तभी होती है जब भाई मूल्य संचय लोग तभी करते हैं जब महंगाई होती है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहता है वह धन जो वर्तमान में किसी देश में प्रचलन में है वास्तविक धन कहलाता है। वास्तविक करंट मनी कहते हैं उसको। तो ये बात ठीक है, हाँ ये बात ठीक है। ये वास्तविक धन के रूप में पूरी तरह से तरल नहीं है। क्या लिखा हुआ है? उदाहरण बॉन्ड और डिबेंचर। क्या कह रहा है ये? कह रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा कॉमर्स की टर्म्स हैं ये। करंट में अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी मनी रनिंग में होती है उसको वास्तविक धन कहते हैं, एक्चुअल मनी। वो बात तो ठीक है। और कह रहा है वास्तविक धन के रूप में ये पूरी तरह से तरल नहीं होते। बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह रहा है तरल नहीं होते। तरल का मतलब इनको हम जो है क्या कहते हैं, इनको हम जो है बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनका एक टाइम पीरियड होता है, 3 साल 4 साल 5 साल 1 साल, उसके पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरल का मतलब होता है लिक्विडिटी। दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब हम रीजन का कंपैरिजन करेंगे उसके साथ। ऊपर बात की गई थी एक्चुअल मनी क्या होती है, नीचे बात की गई है बॉन्ड डिवेंचर की। बातें दोनों ठीक लिखी गई हैं, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। आप देख लीजिए, एक से एक तगड़े क्वेश्चन आप पूरे YouTube पे सर्च कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो भाई हम नाम बदल दूंगा, अपना भी चैनल का भी, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने टीचर्स में, अपने ग्रुप्स के अंदर जितना भी हो उसको शेयर कीजिए। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। वो आपको भी पता है कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स का हिंदी कंटेंट जो है वो कहीं भी नहीं मिलने वाला है, खासकर तो ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अर्थव्यवस्था में विशेष समय पर उपलब्ध धन की कुल मात्रा या स्टॉक को मुद्रा की आपूर्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद कह रहा है मांग जमा मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है। यह भी ऊपर भी आया था, है ना, ये अभी ऊपर भी आया था, मांग जमा मुद्रा आपूर्ति का जो है हिस्सा नहीं है। तो ये तो बात यही गलत थी, कारण गलत हो गया था। असर्शन ठीक लिखी हुई है। मुद्रा की पूर्ति किसको कहते हैं? पूर्ति आपूर्ति एक ही चीज होती है। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी जनता के पास वो होता है धन, वो होता है। वो असर्शन तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन रीजन गलत लिखा हुआ है। दोनों में से एक भी गलत हो जाए आपका काम आसान हो जाएगा। सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीधा का सीधा। अच्छा जी, ये आप जो है ये भाई आप बताएंगे, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के दोहरे संयोग का अभाव वस्तु विनिमय की कमी नहीं है। ये तो हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये भी आप नहीं बता पाए तो भाई फिर तो समझ जाइए लगे पड़े हैं तुम्हारे, ठीक है। अगर ये भी नहीं बता पाए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट करके मैं 10 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया होगा कि असर्शन सही है या नहीं है। तो मेरे भाई असर्शन जो है वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि वस्तु विनिमय की तो सबसे पहली दिक्कत क्या है? दोहरे संयोग का अभाव। ऐसे बंदे को देखना पड़ता है कि भाई जो तुझे चाहिए वो मेरे पास हो, जो मुझे चाहिए वो तेरे पास हो। अब आता है 9वां क्वेश्चन। ये भी हलवा क्वेश्चन है, ये भी आप बताएंगे। लिखा हुआ है लेखे की इकाई मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? ये आप देख लीजिए। मुद्रा के जितने भी कार्य होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। तो आप देखिए प्राथमिक में कौन से आते हैं, द्वितीयक में कौन से आते हैं। क्या ना, मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, कारण में ये लिखा गया है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। मैं 10 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे, केवल सुन रहे हो अपना के चल चेक कर लूँगा, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक परफॉर्मेंस, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक भाई कुछ नहीं पता चलेगा। कमेंट करिए, गलत करिए, सही करिए, कुछ भी करिए, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, क्या पढ़ रहे हो, क्या करके आओगे कल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, जब भी आपका एग्ज़ाम है 31 को, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या? लेखे की इकाई मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ये बात तो ठीक है।
मूल्य का हस्तांतरण भी प्राथमिक कार्य है, ये नहीं है, ये तो द्वितीयक होता है। तो कारण गलत हो गया, कारण गलत होते ही आपका काम आसान, सी आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, आ जाइए, ये हलवा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं बता पाए आप तो भाई समझ जाइए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा संकट में है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही संकट में, अगर ये नहीं बता पाए आप। M1 मुद्रा का सबसे अधिक तरल माप है, क्या ये बात ठीक है या नहीं? और कारण में दिया गया M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। बहुत ज़्यादा जिंदगी संकट में, अगर ये गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स मुद्रा की पूर्ति के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ आ जाता है, या ये स्टॉक अवधारणा है, या ये प्रवाह अवधारणा है, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है M1 का घटक बता भाई। गारंटीड क्वेश्चन है, गारंटीड, फिक्स टॉपिक के अंदर मैंने आपको बोला 1 नंबर का आता ही आता है। तो इसका आंसर आप सारे जितने भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, इसका तो जरूर करें, भले ही किसी का ना किया हो या नहीं किया हो, इसका करोगे 10th का, मैं समझ जाऊंगा कितनी प्रिपरेशन है, कितनी तैयारी कर रखी है आपने। ठीक है, 10 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है इसका तो जरूर करा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हलवाई क्वेश्चन है। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। M1 सबसे अधिक तरल होता है और उसका रीज़न C प्लस DD प्लस OD M1 का जो घटक होते हैं। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 11 की बात। कहता है वह मुद्रा जो RBI द्वारा बनाई गई है उसे हाई पावर्ड मनी या शक्तिशाली मनी कहते हैं। पहले तो आपको हाई पावर्ड मनी पता होनी चाहिए। RBI और सरकार द्वारा जो जारी मुद्रा होती है उसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें सिक्के और कागज दोनों शामिल हैं। RBI नोट जारी करता है, सरकार सिक्के, तो भाई ये भी ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं और रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कह रहा है बैंक पैसा बना सकते हैं, क्या बात ठीक है? हाँ भाई, बैंक तो पैसा बनाते हैं, कमर्शियल बैंक केवल इसलिए उधार दे देते हैं क्योंकि वो सभी जमाकर्ताओं से एक ही समय में जमा की गई राशि को वापस लेने की अपेक्षा नहीं करते। ये भी बात ठीक लिखी हुई है, इसलिए तो बैंक पैसा बनाते हैं। उन्हें पता है एक डिपॉजिटर ने अगर आज पैसे जमा कराए हैं तो सारे पैसे एक साथ नहीं निकालेगा, कुछ पैसा रिजर्व में रख के शेष राशि उधार में दे देता है। दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, बात तो ठीक लिखी हुई है, असर्शन भी ठीक लिखी हुई है, बैंक पैसा बना सकते हैं, और रीजन में क्या लिखा हुआ है? रीजन में बोला गया है कि सभी जमाकर्ता एक ही समय में जमा की गई राशि को वापस लेने की अपेक्षा नहीं करते। ये भी बात ठीक ही गई है। लेकिन बैंक पैसा कब बना सकते हैं? ये तो है, ये चीज़ तो है, लेकिन बैंक पैसा बना सकते हैं ये चीज़ मोस्टली डिपेंड करती है CRR LRR वगैरह पे, इसके ऊपर डिपेंड करती है ना, मनी क्रिएशन कितना होगा। यहाँ तो उसकी कोई बात ही नहीं की गई है। ये भी असम्पशन है कि सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते डिपॉजिटर, जिसकी वजह से वो कुछ राशि रिजर्व में रख के बाकी का पैसा लोन में देता है। यहाँ पे CRR LRR वगैरह की इसकी कोई बात ही नहीं की गई। तो भाई बातें तो दोनों ठीक लिखी गई हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। 12th का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, बी ही होगा उसका, ठीक है। ये मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन है तो ऐसा कोई वो नहीं है। भारत अगर ये नहीं हुआ भाई ये तो बड़ी, ये कह सकते हो संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर भाई ये भी इसका आंसर भी अगर 13वें का नहीं आया तो ये समझ जाइए फिर तो बेकार है पढ़ाई लिखाई, फिर तो छोड़ दीजिए अगर इसका भी नहीं हुआ काम। इसका तो आप, इसका 10वें का और इसका अगर आंसर जिन जिन बच्चों ने गलत दिया तो आप समझ जाइए भाई संकट की स्थिति है, डूबने वाली बहुत ज़्यादा। 10 तक गिनूंगा, इसका आंसर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है इसका तो आंसर जरूर बताया होगा। जिन जिन ने गलत बताया तो भाई समझ जाइए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा छोड़ दो, फिर तो बेकार है। फिर तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका सी, क्योंकि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक नहीं है। जो है वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। 14वें की अगर हम बात करते हैं, मुद्रा पूर्ति के दृष्टिकोण से हमें मुद्रा जारी करते समय इसके कार्य पर ध्यान देने की जो है आवश्यकता होती है। और कहता है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी यह मुद्रा जनता या वाणिज्य बैंकों के पास हो सकती है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मुद्रा आपूर्ति के दृष्टिकोण से, मनी सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम मुद्रा जारी करते हैं, मतलब बैंक जब नोट इशू वगैरह करता है तो इसके कार्य पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मुद्रा क्या क्या करता है, दोनों बातें यहाँ पे ठीक लिखी गई हैं, ठीक है। और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी ये मुद्रा
जनता के पास और कमर्शियल बैंकों के पास हो सकती है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति का जो घटक होता है, मुद्रा की पूर्ति के जो घटक होते हैं उसमें जनता के पास करेंसी, कमर्शियल बैंकों की जमाई, इसको शामिल किया जाता है। आरबीआई के पास सरकार की जो जमा वगैरह उसको नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, 14 का जो आंसर है वो है आपका ए। कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, जैसे ये वाला है। उसके बाद बात करते हैं 15 की। कह रहा है आरबीआई विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, हमने टूल पढ़े हैं, कई सारे टूल होते हैं। मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। ये भी बात ठीक लिखी गई है, दोनों बातें ठीक लिखी गई हैं और हलवा क्वेश्चन है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। उसके बाद आता है वाणिज्य बैंक सरकार के बैंक के रूप में। अरे भाई ये तो अगर गलत हो गया, इसका भी आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, हलवा है हलवा। ठीक है, 10 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो सारे स्टूडेंट जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, आप ये समझ लिए अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को देखो दे रहे हैं कि यार गलत हो गया तो क्या होगा। भाई तभी पता चलेगा जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना, नहीं चलता दिमाग, नहीं चलता, वही आगे वाले से पूछ, पीछे वाले से पूछ, तेरा ये है, ये लगा दूँ, हाँ ठीक है। इसका जो आंसर है भाई, कह रहा है वहाँ कमर्शियल बैंक सरकार का बैंक होता है। अबे भाई सरकार का बैंक आरबीआई होता है, कमर्शियल बैंक कहाँ से हो गया? असर्शन ही जो है गलत हो गया, बात ही खत्म हो गई। असर्शन ही गलत लिखा हुआ है तो खत्म बात, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। असर्शन गलत, रीजन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा। कह रहा है रिजर्व बैंक एकमात्र संस्था है जो मुद्रा जारी करे। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने असर्शन पढ़ा, असर्शन सही है गलत है, गलत है तो भाई सारे में असर्शन सत्य लिखा रहता है, एक ही होता है डी जिसमें गलत है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, खत्म बात। दोनों में से जब एक भी गलत हो गया तो आपका काम आसान हो जाता है। कह रहा है वाणिज्य बैंक केंद्रीय मंजूरी और हस्तांतरण का वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, केंद्रीय मंजूरी और हस्तांतरण का बैंक है। क्या ये बात ठीक है? ये बात तो ठीक है, कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है ना, केंद्रीय बैंक जो भी कुछ बोलता है। और कारण में क्या लिखा हुआ है? कारण में लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से अपनी प्रतिभूतियों पर, कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से, कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से अपनी प्रतिभूतियों पर उधार ले सकते हैं। तो अब प्रतिभूतियों का यहाँ कोई सीन नहीं है, उधार कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ले सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है प्रतिभूतियां हो, बिना उसके भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम ऋणदाता हमने कार्य पढ़ा है ना, संकट की स्थिति में पापा काम आते हैं। तो भाई रीजन जो है वो यहाँ पे गलत हो गया। 17वें का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बिना प्रतिभूतियों के भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। कह रहा है केवल प्रतिभूतियों पर उधार ले सकते हैं, बिना प्रतिभूतियों के मिल जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद आती है बात, जैसे अब आपने वो पढ़ा है ना बैंक रेट, रेपो रेट। तो बैंक रेट क्या होती है? लॉन्ग रन के लिए जो लेते हैं उसमें बिना सिक्योरिटी के लोन मिल सकता है। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेते हैं उसमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। उसके बाद है 18वां, मुद्रा का सर्जन वाणिज्य बैंकों का मुख्य कार्य है। ये बात ठीक है, हाँ भाई। प्रारंभिक जमा का कितनी गुना कुल जमा होगी, इसे मुद्रा गुणक या साख गुणक के रूप से जाना जाता है। ये भी बात ठीक लिखी हुई है भाई। मनी मल्टीप्लायर के बारे में बताया गया है, दोनों बातें जो हैं ठीक लिखी हैं। लेकिन अब आप ये देखो असर्शन में क्या बात की गई थी कि मुद्रा सर्जन वाणिज्य बैंकों का काम है। अब मनी मल्टीप्लायर उसका आपस में ऊपर जो बात लिखी गई है, कार्य की बात की गई है, उसका रीजन से कोई सीधा ऐसा कोई लिंक नहीं है। तो भाई क्या आ गया इसका आंसर? ये कि बात तो दोनों ठीक है लेकिन ऊपर बात की गई है कार्य की, ठीक है, उसका बी से कोई रीजन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सीधा। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो 3 नंबर का रिपीटेड है, गारंटीड आएगा ही आएगा, ये मैं आपको फिक्स में भी बता चुका हूं। इसका आंसर आप भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अभी कथन में लिखा हुआ है मुद्रा गुणक इज इक्वल टू 1/में LRR, और कारण में लिखा हुआ है। अगर ये भी नहीं आया तो भाई समझ जाइए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। मैं फिक्स क्वेश्चन बता चुका हूँ, गारंटीड ये आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगर ये भी आपको नहीं आता तो भाई संकट पे भविष्य बहुत ज़्यादा दुनिया का। इसका आंसर बताइए, 10 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आई होप आपने जो है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया होगा। 19वें का जो आंसर है वो है ए। हायर द वैल्यू ऑफ LRR, लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, लोअर द वैल्यू ऑफ LRR, हायर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अच्छा जी, RBI का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता का कल्याण है, ठीक है बात, हाँ भाई। कमर्शियल बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना है, ठीक है बात, हाँ भाई, दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं। लेकिन अब रीजन का अगर मैं असर्शन से कंपैरिजन करूं, ऊपर बात की गई है आरबीआई के उद्देश्य की, नीचे बात की गई है कमर्शियल बैंक के उद्देश्य की, तो कोई रिश्ता नहीं है, रीजन का असर्शन से कोई रिश्ता नहीं है। मतलब आरबीआई का उद्देश्य अगर जनता का कल्याण करना है तो क्या उसका रीजन ये है कि कमर्शियल बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है उसका, रीजन ये नहीं है उसका। वो जनता का बैंक है, ये कह सकते हो जनता के लिए बना है, सोसाइटी के लिए बना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बना है। बातें दोनों ठीक लिखी गई हैं लेकिन रीजन का कोई रिश्ता नहीं है, तो भाई बातें दोनों ठीक है लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो ये 20 क्वेश्चन आई होप आपको जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में, फ्रेंड्स में, टीचर में। ये PDF आपको कहाँ से मिल सकती है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए, ठीक है। वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फैला दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे ही हम जो है और वीडियो लेके आते रहें आय और रोजगार के निर्धारण वगैरह चैप्टर की, तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।